ओके, तो मेरा नाम प्रशांत शर्मा है और अच्छा, जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है ना? यस यस सर। सर। Yes, sir. ओके फाइन, ओके फाइन। हाँ, तो मेरा नाम प्रशांत शर्मा है और मैं 2010 से जेई के लिए मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, जेई KPY ओलम्पियाड्स। ओके, तो अभी तक मैंने 3 बुक्स भी लिखी हैं मैथ्स की, जिसमें से 2 किताबें मार्केट में अवेलेबल भी हैं। ये सब कुछ बंद करना है मुझे। ओके, जस्ट लेट मी शो सर कौन कौन सी? let me show you images. तो these are the 2 books which I have written so far. 3 बुक लिखी है बेसिकली, लेकिन ये 2 बुक मार्केट के अंदर है। एक बुक है अलजेब्रा फॉर जेई, ओके, ये आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पर, और ये सेकंड बुक है प्रॉब्लम बुक फॉर जेई एडवांस। यस सर। ओके, तो दीज आर द 2 बुक्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, जो मैंने लिखी है। और इसका जो ये वॉल्यूम 1 है बेसिकली, इसका वॉल्यूम 2 मैंने लिख दिया है, लेकिन वॉल्यूम 2 अभी तक मार्केट में नहीं आया है। ओके, तो दीज, और बाकी तो मैं सर पढ़ा तो ही रहा आप हूँ। ओलंपियाड मैथमेटिक्स भी पढ़ाओगे? हाँ, ओलंपियाड में पढ़ाता हूँ मैं। ये यहाँ पर क्या पढ़ाऊंगा अभी मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ओलंपियाड में पढ़ाता हूँ। ओके, चलिए। ओके सर। हाँ, ओके सर। तो ओके अभी सर। आप लोगों ने ज्योमेट्री कर ली है, आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स भी कर लिए होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स भी कर लिए होंगे, और सर्कल्स भी कर लिए होंगे, यस सर। यस राइट? सर। चलिए, ठीक यस है, सर। चलिए, ओके फाइन। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स हम लेते हैं सबसे पहले। तो इट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो it is a triangle. So it is triangle ABC. Okay, and say it is a point D, and you can say it is 20 length, it is 30 DC length 30. Okay, and I give you the area of triangle ABD. अच्छा, आप इस सिंबल का मतलब जानते हैं, जो मैंने लार्ज ब्रैकेट के अंदर ABD लिखा है, यस सर, इसका मतलब क्या इसका मतलब इसका? एरिया ऑफ एबीडी। यस सर। एरिया एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल ओके एबीडी। फाइन, ग्रेट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी की वैल्यू मैं आपको देता हूं से 30। ओके, सो आपको निकालना है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। आप ट्राइंगल एडीसी का एरिया बताइए। सर 45। ओके, तो मैं आंसर लिखता जाता हूँ, जो लोग आंसर बोलते जा रहे हैं। सर 90। और यस सर 45। सर 90 आ रहा है। 45 45 सही आंसर 45 सर है। 45। 45। यस सर। 45 सभी। ओके ग्रेट, ओके ग्रेट, ठीक है। अगर कोई है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही हो, मुझसे बोल सकता है कि उससे डाउट है। सर कर Anyone requires doubt? Anyone requires hint? किसी को हिंट चाहिए? यस सर। ओके, हिंट चाहिए। तो देखो, मैं इसमें आपको हिंट देता हूँ। देखो, इसमें आप एक बात नोटिस करिए कि आप जस्ट लेट मी चेंज। आप ये नोटिस करिए कि जो एरिया ऑफ एबीडी होगा और जो एरिया ऑफ एडीसी होगा, इन दोनों का जो एरिया का रेशियो होगा, क्या आप वो निकाल सकते हैं? इन दोनों का रेशियो मतलब ये जो 2 ट्राइंगल यस हैं, सर। क्या ये कोई हाइट या बेस शेयर कर रहे हैं? यस सर। यस सर। हाइट हाइट शेयर शेयर कर कर रहे रहे हैं हैं। पॉइंट ए से। अगर मैं पॉइंट ए से हाइट ड्रॉप सर करता हूँ यहाँ पर, तो ये जो हाइट है, ये एबीडी की भी हाइट है और ये एडीसी की भी हाइट है, राइट? तो अगर ये एबीडी और एडीसी Yes, sir. दोनों की हाइट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जो एरियाज का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इनके बेसिस के रेशियो के इक्वल होगा। और बेसिस का रेशियो कितना है? बीडी ओवर डीसी। 1:1.5। सो बीडी इज व्हाट? 20 ओवर 30, इट बिकम्स 2 ओवर 3। ओके, 2:3। और एबीडी का एरिया आपको पता है, एबीडी का एरिया 30 है, तो 30 ओवर एरिया ऑफ एडीसी इज इक्वल टू 2 ओवर 3। तो यहाँ से 2 इंटू 15 30,
तो एरिया ऑफ एडीसी कितना हो गया? इट इज 45 सॉरी। सर ये तो 15 बेस into डिवीजन 45 थ्योरम है ना? बेस डिवीजन थ्योरम। ओके ठीक है। आप इस मतलब ये कोई स्टैंडर्ड थ्योरम नहीं है तो इसका कोई ऐसा कोई नेम ऐसे नहीं है। हाँ आप इसको ऐसा बोल सकते हैं। ओके तो दे आर वेरी फ्यू थ्योरम्स व्हिच आर स्टैंडर्ड लाइक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, लाइक पाइथागोरियन थ्योरम। ओके दीज आर द स्टैंडर्ड्स। ओके तो ये अच्छा इस प्रॉब्लम में किसी को डाउट तो नहीं है ना किसी को भी? हम इसके No, अंदर sir. हाइट शेयर हो रही थी और No, sir. हाइट शेयर होने की वजह से क्या हुआ कि इन दो ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो था वो इनके बेसिस के रेशियो के इक्वल होगा। ओके इट इज अ वेरी कॉमन ज्योमेट्रिक सेटअप। ये बहुत बार आता है, या तो हाइट या बेस कुछ ना कुछ शेयर हो जाता है तो हम उनके एरियाज का जो रेशियो होता है वो हम निकाल पाने में कैपेबल होते हैं। इस प्रॉब्लम में कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके आगे बढ़े। अच्छा Yes, sir. आगे बढ़ते हैं. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं. ठीक है सेकंड प्रॉब्लम। ओके सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। इट इज अ सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में अच्छा आप लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें चैट वगैरह नहीं करते हैं क्या, सिर्फ बोलते हैं सिर्फ? यस सर, सर सिर्फ बोलते चैट हैं। बॉक्स है। चैट बॉक्स पे भी आंसर लिख सकते यस सर चैट चैट बॉक्स है बॉक्स है। लेकिन आप यूज नहीं करते हैं मतलब यूजुअली सर यूजुअली कभी आप कभार जब सर इंटरनेट कम होता है तो कभी सब कुछ कभार बच्चे कर करते लेते हैं। हैं. कभी कभार सर, करते कभी हैं। सर जैसे आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कभी-कभार पढ़ा रहे हो करते तो हैं। हम आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो हम चैट पे क्वेश्चन डाल देते ठीक है हैं, फिर जब ठीक है आप ठीक है करवा दोगे क्वेश्चन तो हम बोल देंगे कि सर चैट पे क्वेश्चन। ठीक है ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है नहीं अभी मैं और मतलब एक दो लेक्चर लूंगा तो मैं बिल्कुल समझ जाऊंगा एग्जैक्टली आप लोग कैसे पढ़ते हैं। क्योंकि मैं एक्चुअली गूगल मीट पे नहीं पढ़ाता हूँ, मैं यूजुअली जूम या स्काइप पे ही पढ़ाता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही हैं और मैं आगे बढ़ गया हूँ तो वो प्लीज मेरे को बोल सकता है कि आपको पिछला पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो मैं आगे बढ़ने से पहले वो पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हैं. हेजिटेट Yes. करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके तो ये ध्यान रहे। ओके ओके सर हाँ चलिए। थैंक यू सर। सर जो आपने पीछे क्वेश्चन दिया था वो थ्योरम है एक तरह से। हाँ बेटा वो थ्योरम एक तरीके से थ्योरम नहीं है अभी ये एक आप इसे कंसेप्ट की तरह समझो। देखो मेरी बात समझो, अगर आप उसको थ्योरम की तरह लर्न रखोगे तो ये जो सेटअप है ये बार बार आएगा। ओके अभी तो ये बहुत ही आसान सी फिगर थी तो आपने एकदम से पहचान लिया उसे, राइट। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फिगर होगी जिसके अंदर इस तरह की सिचुएशन अराइज हो रही होगी तो अगर आपके दिमाग में ये वाली बात रहेगी कि मुझे कॉमन बेस या कॉमन हाइट देखना है तो आप उसको जल्दी देख पाओगे। अगर आप उसे एज ए थ्योरम लर्न रखोगे तो शायद आप उतना जल्दी उसे परसीव ना कर पाओ। आपको जो अपनी नजर रखनी है वो केवल इस बात पर रखनी है क्या दो ट्राइंगल के बीच में कॉमन बेस है, क्या दो ट्राइंगल के बीच में कॉमन हाइट है। अगर है तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है चलिए। यस सर। क्योंकि होता क्या है ना, क्योंकि होता यह है कि बहुत सारी थ्योरम स्टैंडर्ड नहीं होती हैं लेकिन कुछ ऑथर्स क्या करते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड रिजल्ट को अपनी तरफ से वो नाम दे देते हैं तो स्टूडेंट को लगता है कि एक स्टैंडर्ड थ्योरम है। हम यूजुअली थ्योरम उसी थ्योरम को हम बाय नेम याद रखते हैं जो थ्योरम एक्चुअली स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में मतलब कि वर्ल्ड वाइड वो एक ही नाम से जानी जा रही है। जैसे कि पाइथागोरियन थ्योरम है तो पाइथागोरियन थ्योरम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम से जानी जाएगी। ओके उसका कोई और नाम नहीं है। ओके तो ये जो रिजल्ट है ये कोई स्टैंडर्ड थ्योरम का नाम नहीं है। अगर आप इसे मान लीजिए किसी और कंट्री में जाकर आप बोलेंगे कि इस थ्योरम का क्या मतलब होता है तो हो सकता है कि वहां पर कोई स्टूडेंट ना पहचान पाए इस रिजल्ट को। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कॉमन बेस कॉमन हाइट का कंसेप्ट में लगा रहा हूं तो वो डेफिनेटली उसको फिगर आउट कर लेंगे। ओके चलिए हम अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी ये तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर बना रहा हूं मैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल है इस तरीके से और ये मैंने इसके डायगोनल्स ड्रॉ किए। ओके तो ये इसके डायगोनल्स हैं और इसके क्वाड्रिलेटर का नाम है ए बी सी एंड डी। ओके और ये जो जो छोटे छोटे चार ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं ये इन चार ट्राइंगल के मैं एरिया यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का एरिया है 24 और ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का एरिया है 15 और इस ट्राइंगल का एरिया है 10 और इस ट्राइंगल का एरिया है x। तो आपको x की वैल्यू बतानी है।
आराम से सोचिए और आराम से बताइए। 15 ही आएगा। कितना? 15। 15 आंसर आप बोल रहे हैं 15। और थोड़ा सोच लीजिए। सेम पैरेलल के बीच में सर एरिया सेम ही होता है ना। क्या? सर सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। सेम पैरेलल्स, यहाँ पे कोई लाइन पैरेलल नहीं बोली है मैंने। सर पैरेलल नहीं है ABCD। नहीं, मैंने पैरेलल नहीं बोला। आप उसे पैरेलल एज्यूम क्यों कर रहे हैं? अगर मैं पैरेलल सर ने कहा क्वाड्रिलेटरल है। ओके सर। पैरेलल अगर होगी कोई दो लाइन तो मैं इस तरह सिंबल बनाऊंगा, ऐसे करके एरो बनाऊंगा पैरेलल लाइन के लिए। नो टू लाइंस आर पैरेलल इन दिस फिगर। सर 16। 16। यस सर 16। ओके, एक 16 आंसर आया 16। ओके, और लोगों सर को 16। ठीक है, और लोगों को सोचने आ रहा दीजिए। है। कितना आ रहा है? सर 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक, सबका 16 ही आ रहा है। ओके फाइन। सर मुझे एक सर्कल ज्योमेट्री में डाउट था, तो सर वो मैं क्लास के बाद पूछूं या अभी पूछ लूं जब आप ये क्वेश्चन करा दो? हाँ, तुम अपना डाउट मेरे से क्लास के बाद पूछ सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। मैं एक हिंट लिखता हूँ। ओके, जिन लोगों से प्रॉब्लम नहीं हो रही है वो हिंट की हेल्प से करने की कोशिश करें। लुक फॉर ट्राइंगल्स which are sharing heights। क्या मैं आपको ऐसे ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं जो हाइट शेयर कर रहे हैं? तो आप ऐसे ट्राइंगल्स को देखिए। टाइम लीजिए, इतना आसान प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी स्लाइटली डिफिकल्ट है। सर आप प्री-आरएमओ के लिए मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हो? हाँ सर तो आप 13 दिसंबर के बाद जो एनटीएससी खत्म हो जाएगा तो आपके प्री-आरएमओ के सेशंस ले सकते हो, बिकॉज प्री-आरएमओ जो है वो 17 जनवरी को है और मैंने रजिस्टर किया है उसके लिए। बहुत अच्छी बात है, आपने रजिस्टर किया है प्री आरएमओ के लिए। वो हम एनटीएससी के बाद पढ़ा देंगे आपको प्री आरएमओ के लिए। थैंक यू सर। ओके, तो आपको अभी तक इस बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो मैं और हिंट देता हूँ। देखिए, मैं थोड़ा अपना पढ़ाने का स्टाइल आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि मैं एग्जैक्टली प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करने वाला हूँ। कोई भी प्रॉब्लम अगर मैं आपको देता हूँ तो मैं यूजुअली प्रॉब्लम आपके सामने रखूँगा और मैं आपको डायरेक्टली सोल्यूशन कभी नहीं दूंगा। मैं आपको हमेशा सक्सेसिव हिंट्स दूंगा। तो सक्सेसिव हिंट्स के थ्रू हम प्रॉब्लम को आगे आगे सॉल्व करते जाएंगे। अभी एक हिंट से आपका काम नहीं चल रहा है तो मैं आपको सेकंड हिंट दे रहा हूँ, ठीक? ओके, तो जिससे आपका शायद थोड़ा बहुत काम चले। मैं चाहता हूँ कि प्रॉब्लम का आंसर आप अपने आप खुद ही निकालें, चाहे थोड़ी हेल्प लेके निकालें। ओके, अब देखिएगा मैंने क्या बोला, हिंट में मैंने क्या बोला है, मैंने बोला लुक फॉर ट्राइंगल्स विच आर शेयरिंग हाइट्स। अब मैं आपको वो ट्राइंगल दिखा रहा हूँ जो हाइट को शेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगोनल्स का, मैं इसको नाम दे देता हूँ। मैंने इसको P नाम दे दिया। ओके, अब देखिए अगर मैं पॉइंट B से हाइट ड्रॉप करता हूँ, एक हाइट मैंने ये ड्रॉप करी पॉइंट B से, तो ये जो हाइट है ये BPC इस ट्राइंगल की भी है और APB इस ट्राइंगल की भी है। ओके, इन दो ट्राइंगल की हाइट है ना ये। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो ट्राइंगल ABP ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC क्या होगा बताइए? सर AP अपॉन PC 8/5। हाँ, AP अपॉन PC, राइट, बिल्कुल सही आंसर है। तो क्या होगा AP अपॉन PC, क्योंकि हाइट शेयर हो रही है तो इनके बेसिस का जो रेशियो होगा वही इनके एरियाज का रेशियो होगा। लेकिन इन दोनों का एरिया ऑलरेडी गिवन है ना, तो वो वैल्यू प्लग इन कर देता हूँ।
तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, AP अपॉन PC की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 24 डिवाइड बाय 15, और अगर मैं इसको इवेलुएट करूंगा तो ये कितना आएगा, 8/5। अब मुझे AP अपॉन PC की वैल्यू 8/5 मिल गई है। अब आप मुझे बताइए क्या आप AP अपॉन PC की वैल्यू किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं? यस सर, APD और PDC जो यार ट्रायंगल है सर उसमें APD और PDC वाले दोनों ट्रायंगल हाँ, सर उनके अगर एरियाज का रेशियो निकाल लेंगे। बिल्कुल सही जवाब। अगर मैं पॉइंट D से हाइट को ड्रॉप करता हूं, देखिए अब मैं पॉइंट D से हाइट बना रहा हूं, पॉइंट D से मैंने एक हाइट बनाई, तो ये ऐसे करके पॉइंट D से हाइट बन गई। अब जो पॉइंट D से हाइट है ये ADP ये वाला जो ट्राइंगल है, और DPC ये जो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल के अंदर ये हाइट शेयर हो रही है। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ADP अपॉन एरिया ऑफ PDC इज इक्वल टू कितना लिखूंगा, AP अपॉन PC, लेकिन AP अपॉन PC मुझे पहले से ही पता है वो कितना है, 8/5, और इसका जो एरिया है ADP ये मुझे निकालना है, कैपिटल X बोला है मैंने इसको, कैपिटल X अपॉन PDC का एरिया कितना दिया है मेरे को, 10, तो 10 इज इक्वल टू 8/5, तो 5 2 ज़ा 10, और यहां से कैपिटल X की वैल्यू कितनी आ गई, 16 इज द आंसर। ओके, ये प्रॉब्लम में किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए अभी। बिल्कुल क्लियर हो गया। यस सर क्लियर है। अच्छा, Yes, sir, एक clear काम, है। मुझे ये पता नहीं क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, एक मिनट, लेट मी सी। सर 60 अराउंड 60 है, सर सर वो अराउंड पर लिखा है, ऊपर 62, लिखा है। Yes, ओके, तो अराउंड 60 और उसमें से तो student, एक आप होगा और सर एक एडमिन है। ठीक है। ओके, तो 60 स्टूडेंट्स में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आई है, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं समझ में आई है तो प्लीज मुझे बता दीजिए बिफोर आई मूव फर्दर। नो वन, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है, सबको समझ में आ गई है प्रॉब्लम? Yes, sir. यस मैम। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइन, ओके फाइन, ओके फाइन। लगता है आप लोगों ने मेहनत करी है काफी ज्योमेट्री में, तो आपको काफी इजी पड़ रहा है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम तरफ। तो ये हमने कॉमन बेस कॉमन हाइट पर ये प्रॉब्लम देखी थी। ओके, और ये कॉमन बेस कॉमन हाइट का जो कंसेप्ट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, और हम इसकी हेल्प से बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल तो मैं इतने ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम में नहीं जा रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ आप लोगों ने जो पढ़ा है उसको केवल टच कर रहा हूँ। चलिए, अब आप मुझे एक बात पहले ये बताइए, क्या आप लोगों ने एंगल बाइसेक्टर पढ़ा है? अगर Yes, sir. यस सर। यस सर, ठीक है, यस सर। तो अब आप मुझे ये बताइए एंगल बाइसेक्टर की कोई प्रॉपर्टी आपको पता है जो बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा यूजफुल है? सर बाइसेक्टर ऑफ Angle bisector theorem. Angle bisector theorem. एंगल नहीं, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, ऐसे ही मैंने मान लीजिए आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट ले लिया एंगल बाइसेक्टर के ऊपर, तो इस पॉइंट के अंदर कोई खास बात होगी? सर 1:2 के। सर ज्वाइन करेंगे एक पहले, मिनट ज्वाइन कर में। देंगे साइड को पहले। अच्छा, आपके सामने मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, दो रेड लाइन ड्रॉ कर रखी है, उसका एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रखा है, और मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लोकेट भी कर रखा है। अगर मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट की कोई प्रॉपर्टी है जिससे ये वाली बात कंफर्म होती हो कि ये पॉइंट एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है, तो इस पॉइंट के अंदर सर क्या दोनों रे property? से इक्विडिस्टेंट है, बहुत दोनों रे बढ़िया, से। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। Yes, sir. कि ये जो पॉइंट होगा ये दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। अगर मैं यहां से पॉइंट से दो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। ओके, अच्छा इसको शो कर सकते हैं, प्रूव कैसे करेंगे यस इस बात सर, को? कॉन्ग्रुएंसी से सर। Congruent. बहुत बढ़िया। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ऑफ इसे P नाम दिया, इसे मैंने Q नाम दिया, यहाँ पे इसे मैंने A नाम दिया, और इसे मैंने B नाम दिया। अब क्योंकि PQ एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। अब मैंने ये हाइट Q से A तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, और ये जो PQ है ये क्या है, ये कॉमन है, PQ कॉमन है,
तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस लगेगा यहाँ पर? AAS congruence या AAS भी बोल सकते हैं या फिर SA भी बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। ठीक है, तो AAS कॉन्ग्रुएंस से हमने ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आइए देखते हैं। अच्छा, जब भी ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी हम लिखेंगे तो हमें ट्राइंगल का ओरिएंटेशन बहुत ध्यान से लिखना होता है। तो BPQ जो ट्राइंगल होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? सर APQ के APQ। हाँ, ध्यान रखना, PQA नहीं लिखना है, QAP भी नहीं लिखना है। ये जो ओरिएंटेशन है ये बहुत आपको ध्यान से लिखना होता है। ओके, तो अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ होता है BQ इज इक्वल टू QA। ओके, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल है। तो आपको ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे आप, कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो उन लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होगा जिन दो लाइन का वो एंगल बाइसेक्टर है, ऐसे करके। ठीक है सर, ये तो एनसीईआरटी क्लास 9th का रिजल्ट है ना? बिल्कुल सही। अब ये रिजल्ट कितने काम का है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए, अब हम इसी रिजल्ट का यूज करने जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन 3। आप लोगों ने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी होगी। यस सभी सर। लोगों ने। अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है थ्योरम, मैं थ्योरम आप लोगों के सामने स्टेट कर देता हूं। एक ट्राइंगल एबीसी है और मैंने एडी एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ओके, एडी इज अ एंगल बाइसेक्टर, मैं लिख नहीं रहा हूं। ओके, आप नोट कर लीजिए, एडी इज अ एंगल बाइसेक्टर, दिस एंगल इक्वल दिस एंगल। आपको ये शो करना है, शो दैट BD over DC is equal AB to upon AC। AB over AC। इसे आप कैसे शो करेंगे? सर, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। पीछे से एक्सटेंड कर देंगे सर BA को। सर, एडी के पैरेलल पहले एक AD के लाइन, पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। चलिए और फिर ठीक है, सर मैं अगर AC आपसे को कहता हूं कि आपको AB के पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? तो जो आपने अभी बताया था सर, बताइए। कोई भी पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। अब बताइए कैसे करेंगे? सर B और C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे AD पे। B और C से AD पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। थोड़ा और सोचिए, थोड़ा और सोचिए, काफी क्लोज हैं आप। सर BD CD इक्वल होंगे। हाँ, सॉरी, क्या? सर BD और CD इक्वल होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा, आपके लिए मैं एक डायग्राम और बना देता हूं अगर ऐसी बात है तो। ये लीजिए, अब आपको दिख रहा होगा। सर डी पॉइंट से AB और AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। चलिए Yes, कर sir। देते हैं, आपकी बात हमने मान ली, ये लीजिए हमने कर दिया। अब बताइए। सर अब कॉन्ग्रुएंसी से करेंगे। सर कॉन्ग्रुएंस से सर, नहीं नहीं, थोड़ा और सोचिए, थोड़ा और सोचिए। सर एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर। नहीं, थोड़ा और सोचिए। मैं इन दो फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स को नाम दे देता हूं। ओके, इसको मैं नाम दे रहा हूं P और इसको मैं नाम दे रहा हूं Q। अभी हमने क्या पढ़ा था? एंगल बाइसेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है? कि सर उसके हर पॉइंट सर पॉइंट्स से जो लाइंस होती हैं वो तो इक्विडिस्टेंट बताइए DQ और DP में क्या रिलेशन हुआ? DQ और DP के अंदर क्या रिलेशन हुआ? इक्वल होंगे। सर DQ इक्वल्स टू DP। बिल्कुल सही जवाब। DQ और DP क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल होंगे, होंगे ना? होंगे, बहुत बढ़िया। ओके फाइन। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं पॉइंट ए से, मुझे पेन का कलर चेंज करने का, अगर मैं पॉइंट ए से एक हाइट ड्रॉ करता हूं, हाइट, तो ये जो हाइट मैंने ड्रॉ करी है कॉमन हाइट है इन दो ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए। यस सर। यस सर। तो अब आप देखिए, एरिया ऑफ ABD
अपॉन एरिया ऑफ ADC इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? सर BD अपॉन DC। BD upon DC। BD अपॉन और सर ये रेशियो AB अपॉन AC के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये BD अपॉन DC हो गया, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मानता हूं। अब आप एक काम करिए, जो एरिया ऑफ ABD है, जो एरिया ऑफ ABD है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1/2 AB इंटू QD। बताइए, लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं? सर हाइट DQ ले लेंगे। हाइट Yes, मैंने sir. QD ले ली, हाइट को अगर मैं QD लूंगा तो AB को बेस ले सकता हूं ना, अपॉन और ADC का एरिया 1/2 इंटू AC इंटू कितना? डीपी। हाँ बिल्कुल सही जवाब, DP। और इज इक्वल टू में कौन है? BD अपॉन DC। अब देखिए, अभी हमने क्या नोटिस किया था कि DQ और DP आपस में इक्वल है, तो सर, cancel DQ हो और DP तो कैंसिल आउट हो गए, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया। बताइए, मजा आया नहीं आया? सर मजा आ गया। मजा आ गया। Yes, sir. AB अपॉन AC की जो सर एक वैल्यू चीज आ पूछता है, गई वो BD ओवर DC के इक्वल आ गई। ओके, तो इट इज अवर पॉपुलर रिजल्ट विच इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सर ओके, और आप लोगों ने इसे कैसे, आप लोगों ने इसे इस तरह से पढ़ा होगा, जो मैं चला बता गरम। रहा हूं, आपने AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी होगी ऐसे करके, और इसे यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया होगा, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया होगा। ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए होंगे, आपने सिमिलरिटी का रेशियो लगाया होगा। यस सर कुछ ऐसे, लेकिन इसमें मजा आया सर। हाँ, तो देखिए, हाँ, हमने कोई सिमिलरिटी यूज नहीं करी है इसके अंदर, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट की हेल्प से हमने दो कंसेप्ट को मिक्स किया। हमने एक कंसेप्ट तो कॉमन हाइट वाला मिक्स कर दिया, शेयरिंग हाइट वाला, और एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी यूज करी कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करने वाला एवरी पॉइंट दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। इन दो कंसेप्ट को हमने मिक्स कर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूव कर दी। ओके, यस सर। सर वन यस डाउट। सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर जैसे अगर बोर्ड या किसी टेस्ट में आया तो DQ इज इक्वल टू DP, तो क्या बोर्ड हम में अगर ब्रैकेट में आया? क्या लिखेंगे? Sorry, मतलब कोई sir, थ्योरम का नाम या कुछ क्या लिखेंगे? मैम मैं सुन सर नहीं पाया तुम्हारी अगर बात। बोर्ड में आया तो DQ इज इक्वल टू DP, उसके आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? उसके आगे आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ओके सर। हाँ, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये एक राइट ट्रायंगल है, और ये 30, 60, 90 का ट्रायंगल है, 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल है, तो आप मुझे ये बताइए क्या, अच्छा मैं इसकी साइड्स को नाम देता हूं, स्मॉल ए, मैं कैपिटल C बोलता हूं इसको, और इसको बोलता हूं B, और ये स्मॉल c और ये B। ओके, और जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मैं इसको 30 डिग्री बोल देता हूं और इसको 60 डिग्री बोलता हूं। ठीक है, अब देखिएगा ये 30, 60, 90 ट्रायंगल है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं प्रूव दैट कि जो इनकी साइड्स में रेशियो है A:B is to C, अच्छा किसी को पता है क्या है? साइन के रेशियो बराबर सर ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा। नहीं, कोई टिग्नोमेट्री नहीं है, प्योर ज्योमेट्री है, कोई टिग्नोमेट्री नहीं है, नो टिग्नोमेट्री। जब टिग्नोमेट्री आएगी तो मैं बोलूंगा कि ये टिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। इनकी साइड्स का रेशियो किसी को याद है क्या? 1:2:3। क्या क्या दोबारा बोलो सर 1:2:3। मैं बोलता हूं सर 1:√3 बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब, 1:√3:2। ये बहुत ही पॉपुलर ट्रायंगल है और बहुत जगह अपीयर होता है ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स में।
अब आपको ये प्रूफ करना है, आप इसे प्रूफ करिए, कोशिश करिए। कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ध्यान रखना। सर ये रेशियो कहाँ से आया? मैं बेटा वही तो प्रूफ करने के लिए बोला है आपको, यही तो क्वेश्चन है। सर पाइथागोरस से हो गई? नहीं, आई गेस हम सर जैसे 30 है तो सर हम इसको एक और लाइन बना के 30 डिग्री पे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आइडिया है, अपने आप ट्राई करो। यस सर, मैं भी वही आंसर करूँगा। मिलेगा आपको। सर उसके अलावा भी कोई तरीका है? उसके अलावा उसके एडवांस तरीके होंगे, बेसिक तरीका यही है। हम सबसे पहले मोस्ट बेसिक ओके तरीके को सर। ढूंढते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह इसको शो कर सकते हैं। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना है ये, ओके, क्योंकि मैं इसे बाद में यूज भी करूंगा बहुत प्रॉब्लम्स में। मैं जो भी कुछ अभी पढ़ा रहा हूँ मैं इन सबको बाद में यूज करूंगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए सर हो हमारे गया प्रूफ, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना के। देखिए ये हमारे पास 30 60 90 का ट्राइंगल है। यस सर। इस तरीके से ये 30 डिग्री है, इसे ए बोला था मैंने, इसे बी बोला था और इसे मैंने सी बोला था, और ये एंगल 90 डिग्री है। तो मैंने क्या काम करा, मैंने जो बी, ये बी है ना, बी पॉइंट, इसकी इमेज बना ली सी के अबाउट, मतलब बी डैश बोला मैंने इसे, मतलब बी डैश सी और बी सी इक्वल है, इमेज बना दी। इमेज समझते हो ना? अब यस सर। अब मैंने जो इमेज पॉइंट बी डैश है इसको मैंने ए से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए एक बात नोटिस करिए, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल है, और ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री एंगल है, सर दो ऐसे एंगल भी ऐसे हो इक्वल हो जाएगा। गए, और ये जो AC है ये कॉमन लेंथ कॉमन हो गया। तो इसका सर ऐसे मतलब ट्राइंगल ए बी डैश सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? ये दो ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब जो ये वाला जो एंगल होगा ये भी कितना होगा फिर? ये भी 30 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? और क्योंकि ये वाला एंगल पहले 60 डिग्री है, तो जो ये वाला जो एंगल होगा ये भी कितना होगा? ये भी 60 डिग्री होगा। तो जो ट्राइंगल ए बी डैश बी इज व्हाट? इक्विलैटरल। ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। अब देखिए, अगर जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब आप इस तरह देखिए, ये जो लेंथ ये ए थी, तो ये वाली लेंथ भी ए ही होगी क्योंकि मैंने इक्वल लेंथ बनाई थी। ओके, ये जो लेंथ थी ये सी थी, तो ये लेंथ भी सी होगी क्योंकि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? पूरा ट्राइंगल इक्विलैटरल है। ओके, और ये जो लेंथ है ये लेंथ है बी। अब एक बात नोटिस करिए, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो जो सी की वैल्यू है वो 2a के इक्वल होगी। सी की वैल्यू 2a के इक्वल होगी, इसे एक क्वेश्चन में 1 मान लेता हूं। देखो ए और सी के अंदर 2:1 का रेशियो आ गया पहले से। ओके, दिख रहा होगा आपको। अब आपको यस सर। अब आपको बी की बात और करनी है। तो बी की बात अगर आपको करनी है सर √3/2 उसी होगा। हाँ, तो अब आप चाहें तो यहां पर पाइथागोरन थ्योरम भी लगा सकते हैं। अगर आपको पाइथागोरन थ्योरम नहीं लगानी है तो एक बात हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो क्या होती है? इक्विलैटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो √3/2 इंटू साइड होती है, और साइड क्या है? सी। ये वैल्यू बी आ गई। हालांकि ये रिजल्ट पाइथागोरन थ्योरम से ही आएगा। ओके, हम पाइथागोरन थ्योरम से इसमें बच नहीं सकते। तो ये इस तरह से आ गया। तो आइए हम फटाफट से एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। ए सर इसको निकालने का सर एक और तरीका हो सकता है ना, कि हम हेरोन्स फार्मूला से एरिया निकाल के उसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वेट कर दें। हाँ, ये हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी। ए की वैल्यू कितनी आई है? ए को मैं ए लिखा रहने देता हूं। बी की वैल्यू ए के टर्म्स में लिखनी है मुझे, तो बी की वैल्यू ए के टर्म्स में कितनी आएगी? देखो यहाँ पे जो सी की वैल्यू है मैं यहाँ पे प्लग इन कर रहा हूँ सी की वैल्यू, तो √3/2। सी की वैल्यू कितनी है? 2a, तो कितनी आ गई? √3a। बी की वैल्यू आ गई
√3a और जो c की वैल्यू है वो आ गई 2a। तो abc की वैल्यू एक ही वेरिएबल में आ गई, तो यहां से abc के अंदर मुझे रेशियो मिल गया। abc का रेशियो कितना आया? 1:√3:2। समझ में आया? क्वेश्चन नहीं आया? Yes, sir. यस सर, आ गया समझ में। यस सर। सर अब ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। इसके साथ एक प्रॉपर्टी और है जो आपको याद रखनी है, वो आपको बताता हूँ, लेकिन इसको अभी प्रूफ सर, नहीं मुझे- करवाऊंगा, इसको आपको घर से प्रूफ करना है, होमवर्क में नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ये रिलेटिवली काफी आसान है। ये एक राइट ट्राइंगल है और ये जो एंगल है ये है 45 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है ये भी 45 डिग्री है। इसे मैं सी बोलता हूँ, इसे ए बोलता हूँ, इसे बी। ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ सी है। तो इसमें जो ए बी सी का रेशियो होता है 1:1:√2। 1:√2। या इसमें ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हो जाएगा इतना। हाँ, तो आपको ये दो रिजल्ट याद रखने हैं। बहुत ही बेसिक रिजल्ट है लेकिन बहुत ही ज्यादा काम के रिजल्ट हैं। ओके, ये रिजल्ट बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको इन्हें रिवाइज करवा रहा हूँ। ओके, चलिए मैं अब फटाफट सिमिलर ट्राइंगल पे आता हूँ। ये तो हमारी सर सर चल रहा था। सिमिलर ट्राइंगल पिछले क्वेश्चन डिफिकल्ट है। चलिए सिमिलर ट्राइंगल की हम बात करते हैं। ओके सर हाँ बोलिए। सर पिछले क्वेश्चन में एक चीज समझ नहीं आई सर। हाँ बोलो ना बेटा, बोलो, क्या बात समझ में नहीं आई? सर C2A कैसा आया सर? बस यही। देखो, तुम्हें ये वाला स्टेप समझ में आया? b की वैल्यू √3/2c के कैसे लिखी मैंने? जैसे ये तो साइड फॉर्मूला है ना सर? हाँ, ये साइड, ये आप, हाँ ये अगर आपको याद हो अच्छी बात है, वरना आप इस वाले ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरन लगा देना, तब आ जाएगा, ठीक है ना? अब तो ये जो c की वैल्यू है उठा के यहाँ पे डाल दो 2a। तो मैंने ये पुट कर दी, दिख रहा है 2a, 2 से 2 Yes. कैंसिल हो गया तो √3a आ गया। नहीं सर, मैं ये पूछा था कि C=2A कैसा है? बस ये। अच्छा, c इज इक्वल टू 2 कैसे आया? ये कैसे है? देखो अभी हमने क्या प्रूव करा, ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल है। जब ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो ट्राइंगल की एक साइड c है और एक साइड 2a है, तो c इज इक्वल टू 2a। ओके सर। हमने ट्राइंगल के तीनों एंगल को 60 डिग्री शो कर दिया, मतलब ट्राइंगल हो गया इक्विलेटरल, तो तीनों साइड्स को भी इक्वल होना पड़ेगा। ओके सर, डन, आ गया। ओके सर अगर ट्रायंगल से राइट एंगल सर कैसे करेंगे? बेटा, ये राइट ट्राइंगल के लिए ही प्रॉपर्टी है। ये इन 30, 60, 90 ट्राइंगल, इस स्पेशल, ये एक स्पेशल ट्राइंगल है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ओके सर सर। इसकी एप्लीकेशन कहाँ होगी? इसकी एप्लीकेशन, अच्छा तुम्हें इसके ऊपर क्वेश्चन चाहिए क्या? यस सर। चलो तो फिर तो मैं तुमको पहले इसके ऊपर क्वेश्चन देता हूँ सिमिलर ट्राइंगल पर जाने से पहले। होल्ड रखो।
देखिए ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है, ये दिख रहा है आपको डायग्राम? सारे एंगल्स क्लियर है इसके अंदर? यस सर। अब मैं यहाँ पर आपके लिए एक साइड लाइन दे रहा हूं, यहाँ पर 1। अब इस डायग्राम में जितनी भी साइड लाइन्स हैं आपको निकालनी है। सर DC 1 ही आएगा और सर CB सर √3 आ जाएगा ओके, बाकी और लोग सर करने DB दें। 2 आ जाएगा। सर डन। डन? यस सर। ग्रेट यस सर, हो गया। ग्रेट ग्रेट। देखिए मैं क्विकली कर देता हूँ इसे फटाफट। देखिए ये 30 के सामने का एंगल है, तो ये 30 60 90 ट्राइंगल हो गया। तो 30 60 90 के अंदर हम एक बात जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ होती है वो 30 के सामने की लेंथ की डबल होती है। हाइपोटेन्यूज शॉर्टेस्ट लेंथ का डबल होगा। यस तो सर। 30 के सामने 1 है तो हाइपोटेन्यूज 2 हो गया, ठीक है। यस सर। और 60 के सामने की जो लेंथ होगी वो √3 टाइम्स हो जाएगी इसकी, 1 × √3 यानी कि √3 हो गया। अब ये कितना है? ये 45 है, तो ये एंगल भी 45 होगा। तो 45 45 90 का ट्राइंगल है ये। तो इसमें जो साइड लेंथ का रेशियो होता है वो ये होता है 1:1:√2, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो √2 टाइम होता है। तो ये हाइपोटेन्यूज ही है 2 और ये √2 टाइम्स है, तो यानी कि ये लेंथ जो होगी वो √2 होगी। गेटिंग इट? और ये वाली लेंथ भी क्या होगी? यस सर। √2 होगी। यस सर। अब अगेन ये ट्राइंगल 30 60 90 का फिर से मेरे सामने आ गया, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि हाइपोटेन्यूज जो है √2 है। अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 30 के सामने की लेंथ का डबल होता है, तो यानी कि जो √2 का हाफ करना पड़ेगा तो मुझे 30 के सामने की लेंथ मिलेगी। तो √2 का हाफ कितना होता है? 1/√2 1/√2 होगा। तो ये लेंथ हो गई 1/√2 और 60 के सामने की लेंथ क्या होगी? इस लेंथ की √3 टाइम्स, यानी कि √3/√2। समझ में आ गया? यस सर। ओके, Yes, किसी को कोई sir. डाउट नहीं है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स में। ये हमारी बात रही थी कॉन्करेंसी की और शेयरिंग वाले हाइट कंसेप्ट की, ठीक है। हम बात करते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स की। सिमिलर ट्राइंगल्स से डील करना स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर लास्ट क्वेश्चन पे आप एक बार जा सकते हैं? हाँ बोलो। सर अगर वो A:B:C रेशियो 1:1:2 है तो वो 2√2 नहीं होना है, क्योंकि 2 है उसकी जगह, 1 की जगह। कौन सी लेंथ? कौन सी लेंथ? ED और BD। ED और BD। अब देखो हमारा जो रिजल्ट है उसको पहले ध्यान से देखो। ये रिजल्ट ये बोलता है कि रेशियो है 1:1:√2 है। इस रेशियो को वर्बली याद रखो, ना कि इसको एज इट इज फॉर्मूला मैथमेटिकली मत समझो, इसे वर्बली समझो। वर्बली इस तरह समझो कि जो लेग्स हैं, लेग्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी, उनमें 1:1 का रेशियो होगा, और जो हाइपोटेन्यूज है वो √2 टाइम होगा लेग्स का। ओके, अब तुम जो ट्राइंगल BDE है उसको ध्यान से देखो। ट्राइंगल BDE को ध्यान से देखो, इसमें लेग्स कौन है और हाइपोटेन्यूज कौन है? जो BE है वो हाइपोटेन्यूज है। BE क्या है? हाइपोटेन्यूज, और इसकी वैल्यू हमने 2 निकाली है अभी। अगर हाइपोटेन्यूज 2 है और जो हाइपोटेन्यूज होगा वो लेग का √2 टाइम होगा, हाइपोटेन्यूज लेग का √2 टाइम है, तो लेग को क्या होना पड़ेगा? इस नंबर को √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो लेग की वैल्यू आएगी ना। तो
तो अगर मैं 2 को √2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे लैग मिलेगा, और वो कितना आएगा √2। इसलिए ये जो लैग की जो वैल्यू आई है मैंने √2 लिखी है। समझ में आया? यस सर। यस सर। अगर Yes, तुम्हें sir. अभी कोई डाउट है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? सर ऐश्वर्या। हाँ ऐश्वर्या, तुम्हें कोई डाउट है इसमें अभी? सर नहीं आ गया मुझे। ओके फाइन। प्रॉपर्टी को यूजुअली आपको फॉर्मूले से ज्यादा जो उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उससे ज्यादा अगर आप उसे वर्बली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब जैसे ये वाली प्रॉपर्टी थी जो मैंने अभी ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, तो इसको आप इस तरह याद मत रखो कि A:B:C 1:√3:2 है। आप इसको इस तरह याद रखो कि जो 30 डिग्री के सामने की साइड है, 60 डिग्री के सामने की जो साइड है वो 30 डिग्री के सामने से √3 टाइम है। ओके, और जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है यानी कि हाइपोटेन्यूज, जो हाइपोटेन्यूज है वो 30 डिग्री के अपोजिट साइड का डबल है। इस तरह आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप ट्राइंगल, जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्राइंगल आ गया मान लो, तो उसमें आप यही नहीं, आपको आधा टाइम तो इस बात को पहचानने में लग जाएगा कि ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। आपको इस तरह याद नहीं रखना है, स्मॉलेस्ट साइड, उसके सेकंड स्मॉलेस्ट साइड एंड द लार्जेस्ट साइड। तो लार्जेस्ट साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज इज डबल टू द स्मॉलेस्ट साइड, and the smallest side is nothing but the side opposite to the 30 degree angle, and the middle side is the √3 times to the smallest side। आपको इस तरह याद रखनी है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को फील करना है ना कि उसको जस्ट मेमोराइज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स की तरफ। अब मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं। फाइंड RS। आपको इस डायग्राम में RS की वैल्यू निकालनी है, और ये एक ट्राइंगल है इस तरीके से। जस्ट इसमें इरेजर कहाँ मिलेगी? PST QR, this length is 8, this length is 9, this angle is equal to this angle। आपको इसके अंदर RS की वैल्यू बतानी है। हिंट चाहिए तो आप मुझसे हिंट के लिए बोल सकते हैं। तो ऐसे करेंगे PQR से सिमिलर हो जाएगा सर PTS के। आपको आंसर बताइए, अपना आंसर बताइए आप।
सर एंगल पी क्यू आर पी एस टी के इक्वल है ना? हाँ बेटा, एंगल पी क्यू आर एंगल पी एस टी के इक्वल गिवन है। सर क्यूटी की कोई वैल्यू नहीं गिवन। आपको पी क्यू की और पी आर की वैल्यू नहीं गिवन है आपको। क्या आप सिमिलर ट्रायंगल ढूंढ पा रहे हैं? यस सर। यस सर जो भी बच्चा सिमिलर ट्रायंगल ढूंढ लेगा उससे प्रॉब्लम एकदम हो जाएगी। एक जस्ट होल्ड ऑन, एक छोटी मिस्टेक हुई यहाँ पर 12 भी गिवन है। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ सर वही बस बच रहा। सॉरी 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 12 भी गिवन है ये। यस सर, अब तो आंसर आ गया। हाँ वेरी गुड वेरी यस सर, अब आ आंसर जाएगा। है, बताइए क्या आंसर आया। आंसर बताइए फटाफट। सर 27/2। चेक करिए दोबारा। 32/3। सर 79/9। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। 79/9। यस 79/9। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, क्योंकि हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल पहले से गिवन था, और देखिए ये जो एंगल है ये वाला जो एंगल है ये कॉमन है दो ट्राइंगल में। ये किन दो ट्राइंगल में कॉमन है? देखिए, ट्राइंगल क्यू पी आर और ट्राइंगल एस पी टी, ये दो ट्राइंगल को ध्यान से देखिए। तो जो ट्राइंगल क्यू है वो सॉरी एंगल क्यू है वो एंगल एस के इक्वल है, ये हमको गिवन है। ओके, और जो एंगल पी है वो दोनों में कॉमन आ गया। तो ए सिमिलैरिटी हम यूज कर सकते हैं। तो ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम सिमिलैरिटी रेशियो यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे आइए देखेंगे। इक्वल एंगल्स के सामने का रेशियो, तो ये एंगल के सामने कौन है? 9 अपॉन इस एंगल के सामने कौन है? इस एंगल के सामने कौन है? 12 + 8 20 इज इक्वल टू, अब यहां पर आइए, ये जो एंगल है ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है ना। तो इस एंगल के सामने कौन है? 8 अपॉन, और इस एंगल के सामने कौन है? 9 + RS। तो यहां से अगर मैं 9 + RS की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी? 160/9। ओके, तो यहां से जो RS की वैल्यू आएगी वो आएगी 160/9 - 9, और ये हो गया 160 - 81/9, और ये इक्वल है 79/9 के। बोलिए, बात समझ में आई नहीं आई? सर आ गई। यस सर, आ गई। यस सर। ग्रेट ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं। अब आप मुझे ये बताइए, मैं आपके सामने एक राइट ट्राइंगल बनाने जा रहा हूं। राइट ट्राइंगल ये मैंने आपके सामने बना दिया। A B C, और जो राइट वर्टेक्स है, राइट वर्टेक्स से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे करके, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसका नाम दिया मैंने D। अब आप मुझे ये बताइए, आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को देखते ही आप कितने रिजल्ट्स आपको याद हैं?
सर पाइथागोरस में चलो सर सिमिलर एक तो सर, आप सभी को similar है। पाइथागोरियन थ्योरम याद होगी, एक तो आप सभी को पाइथागोरियन थ्योरम याद होगी, चलिए Yes, मैंने sir. मान लिया। यस सर। मैं बोलता हूं 5 रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए इसे देखते ही। क्या आप में से कोई मुझे 5 में से 4, 3, 2 रिजल्ट बता सकता है पाइथागोरियन थ्योरम को छोड़कर? एक सिमिलैरिटी वाला कि ट्रायंगल डीसीबी आपको सिमिलर टू हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, सिमिलैरिटी वाले से हमको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, मैं आपके सामने रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ, वो रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, फिर मैं एक एक करके उनको प्रूफ कर दूंगा, मैं इंडिकेट कर दूंगा, प्रूफ आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, सुनिए ध्यान से। सबसे पहला रिजल्ट है, ये जो मैंने हाइट, जो सी से हाइट बनाई है सी डी, ठीक है, ये जो हाइट है और ये जो लैग है एसी और बीसी, तो एसी इंटू बीसी, लैग्स का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है हाइट सी डी इंटू हाइपोटेन्यूज ए बी के इक्वल। ये पहला रिजल्ट है। क्वेश्चन भी है। ओके, लैग्स का प्रोडक्ट सी डी इंटू ए बी के इक्वल होता है। अभी हम इसको प्रूव करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, मैं आपके सामने तो लिख रहा हूं। इसके बाद बड़े काम के रिजल्ट है, सुनिएगा ध्यान से। ये जो लैग है ना, एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर जो लैग है, एसी स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होती है, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं। देखो लैग है एसी, तो ए के पास जाओ, ठीक है, ए वर्टेक्स है, सी के पास, सी तो राइट एंगल बन रहा है, सी पे मत जाओ, जहां पर राइट एंगल बनना है वहां मत जाओ, जो एक्यूट एंगल बनना है उस वाली वर्टेक्स पे जाओ, ए पर जाओ, और ए इंटू डी, जो फुटा परपेंडिकुलर डी है, ए डी इंटू ए बी, ए बी हाइपोटेन्यूज, तो ए डी इंटू ए बी, गेटिंग इट? एसी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, वो लैग स्क्वायर की वैल्यू होगी, वो क्या होगी? ए डी इंटू ए बी। अब सिमिलरली क्या आप मुझे बीसी स्क्वायर की वैल्यू बोल सकते हो? दूसरा लैग है, दूसरे लैग का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? क्या होगा बताओ? बीडी इंटू एबी, बीडी इंटू पीए, बीडी इंटू बीए, बीडी इंटू बीए बोल सकते हैं, बीए और ए भी बात एक ही है। ठीक है, ये हो गया थर्ड रिजल्ट। और जो फोर्थ रिजल्ट है वो ये है कि जो ये हाइट आपने बनाई थी ना सीडी, इसका जो स्क्वायर होता है सीडी। अच्छा, ये फोर्थ रिजल्ट लिखने से पहले एक मिनट, पहले मैं पाइथागोरस रिजल्ट लिखता हूं। ओ, ये क्या हुआ? अरे ये कहां गया? सर इरेज कर दिया गलती से आपने। या कंट्रोल जेड कर दो, शायद आ जाए। सर कंट्रोल जेड कर दो। ओह माय गॉड, अब ये क्या हो गया? सर आपने कैप्शन ऑन कर दिए। सर कंट्रोल जेड कर दो एक बार, हो सकता है। कंट्रोल जेड कर रहा हूं, एक मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट। सर आपने कैप्शंस ऑन कर दिए। यस सर, कैप्शन लिखे आ रहे हैं। कैप्शन से ऑन हो गए, ठीक है। मैंने कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड से बात नहीं बन रही, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। ओह नो, मुझे जल्दी से काम करना पड़ेगा। कोई नहीं सर, हम दोबारा लिखेंगे। मैं क्विकली बना देता हूँ फटाफट, बात तो आपको समझ में आ ही गई है। अच्छा ठीक है, तो ये 3 रिजल्ट हमने लिख दिए। जो फोर्थ रिजल्ट है वो है पाइथागोरियन थ्योरम। तो मैं पाइथागोरियन थ्योरम लिख रहा हूं, तो वो क्या होता है? AC स्क्वायर, वो सबको ये पता ही है। और जो फिफ्थ रिजल्ट है वो ये है कि जो
ये जो सी डी लैग है, तो सी डी लैग का जो स्क्वायर होगा, सी डी स्क्वायर, वो ए डी इंटू बी डी के इक्वल होगा। ओके, ये Yes, पांचों रिजल्ट आपको याद होने Yes, sir. चाहिए, पांचों में से कोई सा भी रिजल्ट कभी भी लग जाता है। ओके, तो चलिए मैं जो है फटाफट इनके प्रूफ आपको इंडिकेट कर देता हूं। प्रूफ इंडिकेट करूं क्या, या अपने आप करना चाहेंगे प्रूफ? सर कर दीजिए। सर एनसीईआरटी में दिया अपने हुआ है। आप सर होमवर्क में। एनसीईआरटी में कर चुके हैं सर सर मेरे ख्याल एनसीईआरटी की सर exercise प्रूफ में तो दिए सब कर रखे। सर एनसीईआरटी के ऑप्शनल एक्सरसाइज में ये सारे रिजल्ट जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म में दिए हुए थे, तो हमने कर लिए थे। ओ ठीक है, ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो जो पहला वाला रिजल्ट है ये ऐसे प्रूफ होगा कि जो ट्राइंगल एबीसी है इसका एरिया 2 बार निकाल लीजिए। ट्राइंगल एबीसी का एरिया 2 बार निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? वन सर एक बार अपॉन एसी टू वाइट लेके लैक्स, एक बार डीसी वाइट लेके। हाँ, लैक्स का प्रोडक्ट निकाल लीजिए और 1/2 सी डी इंटू ए बी। ठीक है, ये फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ हो गया। और जो सेकंड और थर्ड रिजल्ट है ये बेसिकली ये होगा सिमिलैरिटी से प्रूफ। अगर आप देखो इस वाले एंगल को अल्फा लोगे तो ये वाला जो एंगल होगा ये 90 माइनस अल्फा होगा, और ये वाला जो एंगल होगा ये भी अल्फा हो जाएगा। दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा, तो आप सिमिलैरिटी लगाएंगे तो ये दो रिजल्ट प्रूफ हो जाएंगे। और जो पाइथागोरियन थ्योरम है वो इन दो रिजल्ट को ऐड करने से मिल जाएगी। इन दो रिजल्ट को आप ऐड कर दीजिए, आपको पाइथागोरियन थ्योरम मिल जाएगी। गेटिंग इट? समझ में आया? यस सर। और सिमिलरली जो ये वाला रिजल्ट है ये रिजल्ट भी इन दो Similar ट्राइंगल है। की सिमिलैरिटी से ही प्रूफ होगा। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब रिजल्ट प्रूफ हो जाएंगे। ये आपको सारे रिजल्ट पता होने चाहिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट angle XOY is equal to 90 degree in triangle XOY. Let M and N be the midpoints of legs OX and OY respectively, given if xn is equal to 19, ym is equal to 22, find xy। ये क्वेश्चन करिए। जल्दी से आप आंसर बताइए। अगर आपको हिंट चाहिए तो मुझे हिंट पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए डायग्राम बना देता हूँ।
सर 26। Just let me Yes, sir, check. 26. Okay, let me check your answer. Sir, 26. सभी का आंसर 26 आ रहा है। Okay, great. 26 is the right answer. Done, sir. 26. इसमें पाइथागोरियन वाला रिजल्ट यूज हो रहा है। Exactly, बहुत बढ़िया, शाबाश। O X Y, जिन लोगों से नहीं हुआ मैं उन लोगों के लिए बोर्ड पे कर रहा हूँ क्वेश्चन। अब देखिएगा, ये मिड पॉइंट्स आपको गिवन है M और N। मैंने सपोज करा ये लेंथ x है, ये लेंथ भी x होगी, फिर ये लेंथ y है तो ये लेंथ भी y होगी। मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है nx 19, तो nx की वैल्यू 19 मुझे गिवन है और ym की वैल्यू मुझे 22 गिवन है। अब देखिए, मेरे पास दो राइट ट्राइंगल हैं, उन दो राइट ट्राइंगल के अंदर मैं पाइथागोरियन थ्योरम लगा रहा हूं। इन ट्राइंगल ओ एम वाई एंड ट्राइंगल ओ एक्स एन, इन दो ट्राइंगल के अंदर मैं पाइथागोरन थ्योरम लगा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू एम वाई स्क्वायर, दैट इज 22 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बोला 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू nx स्क्वायर, यानी कि 19 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर मैंने 2 बोला इसे। ओके, अब मेरे को निकालना क्या है उस पर हम नजर रखते हैं। मुझे निकालना है एक्स वाई। ये जो एक्स वाई है, पहले इसको लिख लेता हूं मैं। एक्स वाई बेसिकली है क्या? क्योंकि अगर मैं एक्स वाई निकालना चाहता हूं तो देखिए, एक्स वाई क्या है? एक्स वाई स्क्वायर है 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो नोटिस करने वाली बात यह है कि मुझे एक्स और वाई की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मेरे को एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। गेटिंग दिस पॉइंट? तो अगर मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है विदाउट फाइंडिंग एक्स एंड वाई इंडिविजुअली, तो मैं ये काम कर सकता हूं इस प्रॉब्लम के अंदर। कैसे? अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देता हूं तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्टली मिल जाएगा। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करता हूं तो देखिएगा, सर LHS पे 5/4 इंटू एक्स वाई का होल स्क्वायर तो ये बन जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा? 845 इज इक्वल टू 845। बिल्कुल सही। और यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 169। 169। और मुझे क्या निकालना था? एक्स वाई स्क्वायर, और वो कितनी है? 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 4 इंटू 169। तो यहां से एक्स वाई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 2 इंटू 13 और इट बिकम्स 26। तो 26 हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इस प्रॉब्लम में सर पिछले वाला पेज दिखाना। इस प्रॉब्लम में अगर किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। तो इस प्रॉब्लम में जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि आपको एक्स वाई निकालना था, और जो एक्स वाई है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं एक्स और वाई की इंडिविजुअल वैल्यू निकाले बगैर। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, इस प्रॉब्लम के अंदर अगर आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आपने डायरेक्टली निकाल ली, तो इट इज द की पॉइंट इन दिस प्रॉब्लम। ओके, आगे बढ़े क्या? यस सर। यस। ओके, चलिए, अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल वाला, याद है ना? मैं यस सर। उस कंसेप्ट के बेसिस पर एक प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं, इसे आपको ट्राई करना है अपने आप। ओके, होमवर्क है, ध्यान रखना, ये आपको अभी अटेम्प्ट नहीं करना, ये होमवर्क है।
मैंने आपको हिंट भी दे दिया है कि इसमें 30, 60, 90 लगने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट मिल गया आपको। Triangle ABC has AB is equal to twice of AC. Let D and E be on AB and BC respectively. Such that let F be the सर ट्रायंगल से राइट एंगल होगा ना? ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है। सर आप कह रहे थे 30, 90 वाला है। अब आपको अपना भी तो काम करना पड़ेगा ना। यस सर। Let F be the intersection। अगर आप इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि राइट ट्राइंगल है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में तो कोई नहीं लिखा है। F be the intersection of segments AE and CD and suppose that triangle CFE is equilateral. Find angle ACB. So this is the problem for homework. ओके सर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। हम एक दो प्रॉब्लम और करेंगे और उसके बाद हम सॉलिड ज्योमेट्री में मूव करेंगे। ये मैं आगे बढ़ूं, स्लाइड आगे बढ़ाऊं? यस सर। सर एक मिनट। सही बात। यस सर। सर जो पिछले पेज का सॉल्यूशन था एक बार वो दिखा दीजिए। ठीक है, अभी पहले ये क्वेश्चन नोट करो फिर दिखाता हूं। कर लिया ना। डन सर। ये वाला सॉल्यूशन जिसे देखना है वो देख ले। सर इससे अगला पेज। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। Rectangle ABCD has AB is equal to 8 and BC is equal to 6. Point M is the midpoint
of diagonal AC. And E is on AB with ME perpendicular to AC. What is the area of triangle AME? अटेम्प्ट करेंगे सभी लोग. सर एमी परपेंडिकुलर एसी. एमी परपेंडिकुलर, सॉरी, हाँ एमी परपेंडिकुलर एसी, हाँ राइट, सही लिखा है. सर 16. हम्म. सिक्स होगा. हम्म. सर 97 है, सर 97. 97 बोला. ये सर 97 पॉइंट कुछ आ रहा है. हम्म. सर 6. कितना? 6. 6 नहीं. सिमिलर ट्राइंगल ढूंढिए, हिंट है. सर 24. 24 भी नहीं है. 75/8. कितना बोला अभी? अभी कितना बोला आपने? 70. 75/8. 75/8 इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही जवाब. Okay. ये कुछ ज्यादा है.
यस सर, आ गया मेरा भी सर। EM से 30/8 आएगा सर। EM की लाइन 30/8 आती है, फिर सर हाफ इंटू राइट लगा देंगे। देखिए, तो ये आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया है। तो इसके अंदर M इज द मिड पॉइंट। ओके, अब देखिए, जब भी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी आपको राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहा है और डायग्राम थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड है, इसका मतलब एक से ज्यादा राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। तो अगर एक से ज्यादा राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं और डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब सिमिलर ट्राइंगल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। याद रखिए, राइट ट्राइंगल गिव्स सिमिलर ट्राइंगल्स, parallel line gives similar triangle, similar triangle gives parallel lines। तो ये कुछ की हॉट पॉइंट्स हैं जिसमें आपको, अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो आपको एक रास्ता मिलना आसान रहेगा प्रॉब्लम से। तो यहाँ पर बहुत सारे राइट ट्राइंगल हैं। देखो, ये भी एक राइट ट्राइंगल है, ये भी, ये क्या हो गया, तो ये भी एक राइट ट्राइंगल है। तो दे आर लॉट ऑफ राइट ट्राइंगल्स हियर। ओके, और ये भी एक राइट ट्राइंगल है। तो इसका मतलब सिमिलर ट्राइंगल मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल ढूंढने के लिए हम एक काम करते हैं, एक एंगल को थीटा एज्यूम कर लेते हैं और हम एंगल चेजिंग करते हैं। एंगल चेजिंग करने का मतलब हुआ कि जितने भी एंगल हम थीटा के टर्म्स में निकाल सकते हैं वो उतने एंगल हम निकालते हैं। तो एक एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये हो गया 90 माइनस थीटा, और जो ये वाला एंगल होगा ये भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब जैसे हमको ये दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल AME, इसके अंदर भी थीटा आ रहा है और 90 माइनस थीटा आ रहा है, और ट्राइंगल ACB, इसके अंदर भी थीटा आ रहा है और 90 माइनस थीटा आ रहा है। मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर। तो हमने तुरंत ऑब्जर्व कर लिया ट्राइंगल AME। यहां हमने कैसे ऑब्जर्व किया, देखो हमारा जो पहला आइडिया था वो ये था कि डायग्राम में बहुत सारे राइट ट्राइंगल हैं, तो हमें सिमिलर ट्राइंगल मिलने के चांसेस हैं। अब सिमिलर ट्राइंगल ढूंढने के लिए हमें एक एंगल को नाम देना पड़ेगा। तो हमने वेरिएबल असाइन कर दिया थीटा, और फिर हमने एंगल चेजिंग करी। हमने सारे जितने एंगल हम निकाल सकते थे इन टर्म्स ऑफ थीटा हमने निकाल लिए, और फिर हमने देखा कि हमें ऐसे दो ट्राइंगल मिल रहे हैं जिसमें सेम एंगल, तो हमको वो दो ट्राइंगल कौन से, AME। अब हम वर्टिसेस को मैच कराएंगे क्योंकि हमें सिमिलर ट्राइंगल लिखना है ना AME के। तो ए से कौन मैच करेगा, A से A मैच करेगा। M से कौन मैच करेगा, M में 90 डिग्री है, तो M से कौन मैच करेगा, B। दिख रहा है ना, मैं वर्टिसेस मैच करा रहा हूं, तो A B। और E से कौन मैच करेगा, फिर E से मैच करेगा C। गेटिंग इट, वर्टिसेस मैच कराते हैं। ओरिएंटेशन हमेशा ध्यान रखना होता है जब भी हम सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी लिख रहे हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। बहुत बढ़िया। अब जो हमारे ये हमको पता चल गया, अब हमारे पास ये लेंथ 6 गिवन है, ये लेंथ 8 गिवन है। 6 और 8 की हेल्प से मैं AC की वैल्यू एकदम निकाल सकता हूं। तो बताइए AC की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? 10। सर 10। AC की वैल्यू अगर 10 आ गई, क्या आ गई, 5 हो जाएगा। 5 5 मिल गई मेरे को। अब ट्राइंगल AME का अगर मुझे एरिया निकालना है, तो अगर मैं ME की लेंथ निकाल लूंगा तो मुझे एरिया मिल जाएगा। अब ME की लेंथ कैसे निकालूंगा, सिमिलरिटी से निकालूंगा। आइए, तो मैचिंग 90 माइनस थीटा के सामने कौन है, 5। तो पहले थीटा के सामने कौन है, ME। बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने कौन है, BC, और BC कौन है, 6। अब इसमें 90 माइनस थीटा के सामने कौन है, 5। 90 माइनस थीटा के बड़े ट्राइंगल में कौन है सामने, 8। तो देखो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो यहां से ME की वैल्यू कितनी आ गई, 30/8। 15/4। ठीक है, तो ME की वैल्यू आते ही मेरे को एरिया ऑफ AME मिल गया, 1/2 AM 5 इंटू 15/4। तो कितना आ गया, 75/8। ओके, समझ में आ गया सभी को? यस सर। तो सिमिलर ट्राइंगल छुपा हुआ था, हमने ढूंढ लिया। इसी तरीके से सिमिलर ट्राइंगल छुपा हुआ रहता है, हमको ढूंढना पड़ता है। ओके, ये बहुत ही कॉमन स्ट्रेटजी है। जब भी आपको बहुत सारे राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं तो मतलब सिमिलर ट्राइंगल कहीं ना कहीं छुपा हुआ बैठा है, आप उसे ढूंढ के निकालो। एंगल चेजिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे। अगर बहुत सारी लाइन पैरेलल दिखाई दे रही हैं
तो पैरेलल लाइन के अंदर भी सिमिलर ट्राइंगल छुपा हुआ बैठा रहता है। ओके, इनफैक्ट कभी कभी तो हम पैरेलल लाइन से सिमिलर ट्राइंगल ढूंढते हैं और कभी कभी सिमिलर ट्राइंगल से पैरेलल लाइन भी प्रूव करते हैं। ओके, दीज आर द वेरी कॉमन स्ट्रेटजीज इन ज्योमेट्री। चलिए, सर 5:30 सर बज एक चुके बार हैं। कंस्ट्रक्शन वाले सर। क्वेश्चन से करवा दो, इसमें कंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है। ठीक है, मैं कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा। चलो अभी आप तुमने बोला तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। सर आज की लेकिन क्लास की टाइमिंग कब तक है वैसे? हाँ, क्या? सर एमी कैसे निकाला वो बता दीजिए बस। अच्छा एक मिनट, पहले मैं इस बच्चे का डाउट बताता हूँ, एमी कैसे निकाला, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखो एमी निकालने के लिए बेटा, देखो मैं तुमको बताता हूँ, मुझे एमी निकालने के लिए मैंने इस सिमिलरिटी का यूज किया। जो मैंने सिमिलरिटी प्रूव करी ना, ट्राइंगल एएमई इज सिमिलर ट्राइंगल एबीसी, ये बात समझ में आई तुम्हें? यस सर। ठीक है, तो जब मैंने सिमिलरिटी एक बार प्रूव कर दी तो फिर मैंने क्या काम करा, मैंने सिमिलरिटी रेशियो यूज करा। कैसे यूज करा? हम क्या करते हैं, इक्वल एंगल के सामने की लेंथ का रेशियो इक्वल करते हैं। जो थीटा के सामने कौन है छोटे ट्राइंगल में? एमी, तो थीटा के सामने एमी। बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने कौन है? बीसी, बीसी का मतलब 6 लेंथ हो गई, तो लिख दिया एमी बी अपॉन 6 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा के सामने छोटे ट्राइंगल में कौन है? 5, तो 5 अपॉन बड़े ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के सामने कौन है? 8, ए बी की लेंथ 8 है, तो 8, और इसको सॉल्व करके एम ही निकाल लिया। समझ में आ ओके गया सर, एम यही कैसे तरीका। आना? यस सर, यस सर, यही तो तरीका मैंने पूछना था सर। सर मैंने कॉन्फ़िगरेशन ही गलत लिख दिया था सिमिलैरिटी वाला, इसलिए मेरा एग्जैक्टली ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जो ओरिएंटेशन है वर्टिसिस का, उसे बहुत संभाल के लिखना पड़ता है। मैं इसलिए यस इसी बात पे बार बार तुमको टाइम ले लेके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, बार बार दिखा रहा हूं कि ए के अपोजिट ए, एम के अपोजिट बी, ई के अपोजिट सी। सी। ठीक है, चलिए अभी मुझसे किसी ने पूछा था कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करानी है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मेरे को स्टार्ट करना है सॉलिड ज्योमेट्री। ओके, ये चीजें मैंने केवल आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कराई हैं अभी, तो इसको हम सॉलिड ज्योमेट्री के बाद उठा लेंगे और प्रैक्टिस करने के लिए। ओके सर, लेकिन ओके सर। अभी क्योंकि एक बच्चे ने मुझसे कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम के लिए बोला है, हाँ तो मैं सर। एक प्रॉब्लम करा के देता हूं, और ये बहुत ही ज्यादा शानदार प्रॉब्लम है, और इसके अंदर आपको एक और स्ट्रेटजी पता चलेगी ज्योमेट्री की, कि ज्योमेट्री की कितनी ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी है ये। चलिए मैं प्रॉब्लम आपके सामने लिख रहा हूं बोर्ड पर। Let ABCD be a square. E, F are points on BC, CD respectively. And angle EAF is equal to 45 degree. Show that EF is equal to BE प्लस DF। करिए, आप अपने आप करिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व।
सर ई और एफ मिड पॉइंट्स नहीं है ना, नॉर्मल पॉइंट्स हैं। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन बीसी एंड सीडी, मिड पॉइंट्स नहीं बोला है। कंडीशन दी है एंगल ई ए एफ 45 डिग्री। अटेम्प्ट करिए अपने आप, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। सर इसमें एएसए कॉन्करेंसी रूल से प्रूव करेंगे। तुमसे हो गया बेटा? सर अभी कर रहा हूँ। हाँ करो करो। और सर पॉइंट्स को ज्वाइन भी कर देंगे बाद में कंस्ट्रक्शन से। तुम करो, ट्राई करो बेटा। क्लास कब तक चलेगी, क्योंकि हमारी शायद दूसरी क्लास भी है ये क्लास तो 6 बजे तक है ना सर? आधे घंटे का तो ब्रेक है अभी। 6 बजे के बाद है ना वो तो। यस सर। यस सर। तो वैसे पहली क्लास 4 बजे से 5:30 तक। नहीं, मुझे बताया था 4 से 6 है पहली क्लास। ओके सर, फिर टाइम चेंज हुआ है। मैं आप लोगों के लिए डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए ABCD मैंने एक स्क्वायर बनाया है ये। और क्या काम करना है मेरे को, E और F 2 पॉइंट लेने हैं मुझे BC और CD के ऊपर, और इस तरह लेने हैं कि एंगल EAF जो है 45 डिग्री बनना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने एक पॉइंट ये ले लिया E, और 45 डिग्री एंगल पर मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया F। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये है 45 डिग्री। अब मैंने E और F को कनेक्ट कर दिया। मुझे पेन का कलर चेंज कर देता हूं। तो मैंने E और F को कर दिया कनेक्ट। अब मुझे शो करना है EF की जो वैल्यू है वो BE प्लस DF के इक्वल है। अब जो मैं बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें पता चलने वाली है कि ज्योमेट्री की प्रॉब्लम को एक्चुअली में अनफोल्ड कैसे करेंगे। देखिए EF की वैल्यू को BE प्लस DF के इक्वल अगर आपको शो करना है तो ये लेंथ है BE और ये लेंथ है DF। लेकिन दिक्कत यह है कि BE और DF तो किसी एक ट्राइंगल के अंदर अपीयर हो ही नहीं रहे, तो मैं इन दोनों का जो एडिशन है उसे EF के इक्वल शो कैसे करूंगा। सबसे बड़ी डिफिकल्टी मेरे सामने यही है कि BE और DF जो है वो अलग अलग ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं। ओके, तो अगर अलग अलग ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं तो मेरी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो यही है कि मैं इन दोनों लेंथ को एक ट्राइंगल में लेके आना चाहता हूं, जिससे मुझे इनका एडिशन फिगर आउट करने में आसानी हो। अब मैं इन दो लेंथ को एक ट्राइंगल में कैसे लेकर आऊंगा, आइए समझते हैं। BD को ज्वाइन करके। हाँ सर BD को ज्वाइन करके। BDE को B और D को ज्वाइन करके? नहीं नहीं, वो वर्क नहीं करेगा। ट्रायंगल ADF से मतलब लेफ्ट साइड में ले आके। हाँ सर ट्रायंगल ADF से लेफ्ट साइड में ले आएंगे ना सर, उठा के लेफ्ट साइड में। ट्राइंगल कौन सा? AD
सर ADF ADF को कहाँ ले जाएंगे? लेफ्ट साइड में लेंगे सर, वैसे AB से कोरस्पॉन्डिंग। हाँ, उसे लेफ्ट में लेके जाएंगे, उसे ले जाएंगे, लेकिन उसको एक तरीके से लेके जाएंगे। देखिए, सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं ये एंगल 45 डिग्री ही क्यों दिया है, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री दिया है, इसलिए प्रॉब्लम इसलिए क्लेवरली सेट हो रही है। अगर 45 डिग्री के अलावा कोई और एंगल दिया हो तो प्रॉब्लम सेट नहीं हो पाती है। 45 डिग्री के अंदर खास बात यह है कि वो 90 डिग्री का हाफ होता है। तो ये एंगल एग्जैक्टली में 90 टोटल एंगल का हाफ दिया है, क्योंकि पूरा एंगल 90 है, उसका हाफ 45 है। तो अब देखिएगा, मैं इस एंगल को अल्फा लेता हूं और इस एंगल को लेता हूं बीटा, तो मेरे सामने अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 45। वो आएगी 45। अब देखिए, मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो करने वाला हूं उस स्ट्रेटजी का नाम है कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ये एंगल है 90 डिग्री, अब ये एंगल है बीटा। तो मैं क्या काम करता हूं, जो ये पॉइंट ए है, मैं पॉइंट ए से बीटा एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं। तो मैंने पॉइंट ए से बीटा एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे करके। ये मेरा कंस्ट्रक्शन है पॉइंट ए से। अच्छा, इसका मुझे हिंट कैसे मिला? मुझे इसका हिंट ऐसे मिला क्योंकि ये एंगल अल्फा था और ये एंगल बीटा था। जब मैं बीटा पॉइंट ए से बीटा एंगल पर कंस्ट्रक्शन करूंगा तभी मुझे ये वाली लेंथ डीएफ मिलने की पॉसिबिलिटी है ना, ओके? वरना तो डीएफ नहीं मिलेगी ना मेरे को। अगर पॉइंट एएफ से, जो एएफ लेंथ है, एएफ से बीटा एंगल ऊपर की साइड है ये, तो मैंने ए बी से बीटा एंगल लेफ्ट में एक लाइन ड्रॉ कर दी, ओके? अब ये लाइन को मैंने ड्रॉ करा और इसे ने एक्सटेंड कर दिया ऐसे करके। अब एक्सटेंड करा तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अब सुनना आप लोगों को ध्यान से, देखो ये एंगल बीटा है, ये वाला एंगल बीटा है, ये एंगल है 90 डिग्री। अब क्योंकि स्क्वायर गिवन था तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है? इक्वल है। तो बताओ क्या ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए नहीं हुए? हो गए सर। यस सर, हो गए ना। सो दैट इज द ब्यूटी, ठीक है? आप सुनिएगा ध्यान से, मैं इस वाले पॉइंट को नाम दे देता हूं C1। अब बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, जो ट्राइंगल ABC1 किसके कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल सही ओरिएंटेशन बोलिएगा, बिल्कुल सही ओरिएंटेशन। ABC1 किसके कॉन्ग्रुएंट है? ADF, ठीक है? अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि जो DF की लेंथ है वो किसके इक्वल हो गई है? DF किसके इक्वल हो गया? C1B। DF हो गया BC1 के इक्वल, हो गया नहीं हो गया? यस सर, यस सर, यस सर। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया नहीं मिल गया? अब मुझे BE और DF एक ही लाइन, एक ही ट्राइंगल में मिल गए नहीं मिल गए? ठीक है, मिल गए सर, मिल गए सर। अभी रुक जाइए, अभी ओनली हाफ बैटल इज वॉन, अभी हाफ बैटल बचा है, रुक जाओ, अभी इतना जल्दबाजी नहीं। देखिए, तो ये जो C1E है, जो C1E है वो बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि DF, ये सर आपने AEF ट्रायंगल को कट करके इधर पेस्ट कर दिया है। बेटा वो ADF को कट पेस्ट ऐसे जैसे तुम बोल रहे हो ना, उसको प्रूव करना होता है। जो तुम बोल रहे हो ना एक्चुअली में उसको प्रूव करना होता है। एक्चुअली में करा वही है, लेकिन जब तक आप उसको ज्योमेट्रिकली प्रूफ नहीं करोगे तब तक वो वैलिड सोल्यूशन नहीं माना जाएगा। तो उसका सही तरीका ये है कि मैंने एंगल को मैंने बीटा एंगल पर लाइन ड्रॉ करी, बीटा एंगल पर लाइन ड्रॉ करके BC को एक्सटेंड किया और इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। अगर मैं इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करता तो मैं कभी नहीं बोल पाता कि मैंने इन दो इसको कट पेस्ट किया है। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। तो अब देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जो C1E लेंथ है, जो C1E लेंथ है वो किसके इक्वल है? DF प्लस BE के इक्वल है। DF प्लस BE के इक्वल है, वो C1E है, और ये भी DF प्लस BE लिखा है। तो अब मुझे क्या शो करना है? मुझे शो करना है, बताओ अब क्या शो करना है? क्या शो C1E है वो EF के इक्वल है सर। तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ एन एंगल व्हिच इज इक्वल टू एंगल। कैसे लिखेंगे मैं लिखने का तरीका बता दूंगा, जस्ट होल्ड अ मिनट, पहले अभी सॉल्यूशन के साथ रहो। तो मुझे क्या शो करना है अब? C1E इज इक्वल टू EF, C1E EF के इक्वल है। मुझे अगर मैंने इतना शो कर दिया तो मेरा काम बन जाएगा, ओके? अब देखो, अब बताओ जो AC1 लेंथ है वो किसके इक्वल है? AC1 AF
AF के इक्वल है, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है दोनों, तो AC1 की जो लेंथ हो गई ये लेंथ AF के इक्वल है। अगर ये दो लेंथ आपस में इक्वल है तो अब मुझे ध्यान से बताना जरा कि जो ट्राइंगल AC1E है क्या वो ट्राइंगल AEF के कॉन्ग्रुएंट है? यस सर। सही ओरिएंटेशन बोलो, सही ओरिएंटेशन। सर AFE के होगा, AFE के इक्वल होगा, AFE के कॉन्ग्रुएंट। देखो मैं बताता हूं क्यों होगा, सुनो ध्यान से। अब रोल आया 45 डिग्री का, 45 डिग्री अब पिक्चर में आ गया है। ये जो एंगल है ये अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है। और जो AC1 है, AC1 ये जो लेंथ है AC1 ये AF के इक्वल है, ये AF के इक्वल हो गई। और तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस लगाया मैंने? SAS। तो SAS से क्या एंगल है, कौन सा? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। देखिए जो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है मैंने इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है यस सर। तो बताइए क्या चीज कंक्लूड करूंगा यहां से? C1 हाँ यहां से कंक्लूड कर दूंगा C1E इज इक्वल टू EF। और C1E पहले से ही नोटिस कर चुका हूं किसके इक्वल है? DF प्लस BE के इक्वल है। तो DF प्लस BE इज इक्वल टू EF। समझ में आ गया नहीं आ गया ये क्वेश्चन? सर आ गया। सर आ गया। हाँ बोलो। सर वो एक बार फिर से बता दीजिए कि आपने AC1E को और दूसरे ट्रायंगल को सर आपने कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया? AC1E को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया बता रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ। पहले ये डाउट सुन लो, ये कैसे कॉन्ग्रुएंट किया, एक मिनट, बाकी डाउट बाद में। सुनो देखो मैंने क्या काम करा, देखो सबसे पहले मैंने ये इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। अरे यार ये कौन सा पेन आ गया, ये तो वाइट पेन है ना। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। इस कॉन्ग्रुएंसी से मैंने ये शो कर दिया कि जो AC1 की लेंथ है, ये जो AC1 लेंथ है ये AF के इक्वल है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखो जो ये वाला एंगल था ये 45 डिग्री गिवन था और जो ये वाला एंगल था ये अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा भी 45 है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब जो AE है, AE कॉमन लेंथ है, तो SAS से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गए। ओके सर आ गया। और कोई डाउट? यस सर आ गया। सर वो C1E इक्वल्स टू DF प्लस BE वाला बता दो एक बार फिर से। C1E की जो वैल्यू है DF प्लस B के इक्वल कैसे आई ये बताना है? हाँ जी सर। देखो ये ऐसे आई बच्चे, हमने क्या काम करा, जो पॉइंट A है, पॉइंट A से बीटा एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है ऐसे करके। अब हमने BC को एक्सटेंड कर दिया और BC को जहां पर मीट कर रहा है इसे पॉइंट को C1 नाम दिया। ओके, अब ये एंगल राइट एंगल है, राइट एंगल है ये वाला एंगल। अब इस वाले ट्राइंगल को देखो और इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे? इसलिए होंगे क्योंकि एक तो ये एंगल बीटा कॉमन हो गया, दोनों में बीटा एंगल इक्वल हो गया, और एक ये 90 डिग्री एंगल इक्वल हो गया, दो एंगल तो इक्वल हो गए। और क्योंकि ये स्क्वायर था तो AD जो है वो AB के इक्वल है, स्क्वायर की साइड भी इक्वल हो गई। तो बाई ASA से क्या हो गया, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बीटा के सामने इसमें कौन लेंथ है? DF है, और यहां पे कौन है बीटा के सामने? C1B है। तो C1B DF के इक्वल है, तो ये जो लेंथ है ये DF के इक्वल है। तो जो C1E जो लेंथ हो गई वो क्या हो गई? DF प्लस BE। समझ में आया? यस सर आ गया। ठीक है।
जो C1E होगी वो बेसिकली C1B प्लस BE होगी, लेकिन C1B तो DF के इक्वल है ना, तो DF प्लस BE हो गई। एनी अदर डाउट? नो डाउट? नो सर। ठीक तो है। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आ सकते हैं? हाँ, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आ सकते हैं? नहीं, ये क्वेश्चन तो PRMO लेवल का क्वेश्चन था सर मैंने भी गेस कर लिया था ये तो। हाँ, ये PRMO और RMO लेवल का क्वेश्चन था, ये CBSE लेवल का क्वेश्चन नहीं था। सब आरडी में जैसे कंस्ट्रक्शंस है वैसे ही आएंगे ना बोर्ड में, तो उतने ही लेवल के हाँ अगर बेटा, आएंगे। हाँ, बोर्ड में तो RD शर्मा के लेवल का क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड से बहुत। PRMO में प्रूफ करने के लिए मतलब वो सब्जेक्टिव होता है ऑब्जेक्टिव होता है? PRMO के अंदर तो OMR RM होता है। उसमें आपको फिल करना होता है। RMO के अंदर एक्चुअली प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो लेकिन इसी क्वेश्चन में मैं वैल्यू डाल कंसेप्ट की देंगे। बात कर रहा हूँ, इस कंसेप्ट पे PRMO के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। ये सर इसमें तो सर वैल्यू डाल के कर देंगे फिर वो। हाँ, तो PRMO वाले पागल नहीं है कि वो तुमको इस तरह से स्पेस देंगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन दे आर ऑल्सो क्लेवर गाइज। ओके, चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने ज्योमेट्री का रिवीजन कर लिया अच्छा खासा, तो होपफुली अब आप काफी ज्यादा टच में आ गए ज्योमेट्री के। लेकिन द ज्योमेट्री हैज अ वेरी वाइड टॉपिक, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो होपफुली आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी। आप अगर आपको बाद में किसी टॉपिक का रिवीजन करना है ज्योमेट्री के अंदर भी या ज्योमेट्री के बाहर भी, तो जस्ट यू कैन टेल मी, आई विल रिवाइज इट। आपके लिए मैं प्रॉब्लम्स हंट करूंगा और वी विल सॉल्व इट। ओके, चलिए, तो आज हम अपना सॉलिड ज्योमेट्री की हम बात करते हैं। तो जो सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रिज्म। प्रिज्म का इंट्रोडक्शन समझेंगे आज बस, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है अच्छे से बात समझते हैं। प्रिज्म एक बेसिक टॉपिक है, आइए समझते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप में से पहले कोई लोग प्रिज्म जानते हैं? व्हाट इज प्रिज्म? यस सर। बताइए क्या होता है। सर प्रिज्म जो है वो एक ऐसा एक 3 डायमेंशनल शेप है जिसमें कि अपर फेसेस जो है वो ट्रायंगुलर होते हैं, और बेस जो है सर वो भी ट्रायंगल होता है सर। ये एक टाइप ऑफ प्रिज्म होता है जैसे कि टेट्राहेड्रन प्रिज्म कहते हैं। अपोजिट साइड सर वो होती है सर, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, अपोजिट बेसिस होते हैं। सर प्रिज्म एक पीस ऑफ क्यूब भी हो सकता है, या एक पीस ऑफ जरूरी ट्रायंगल ही होगा सर उसका फेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अब आपको बिल्कुल, अब सुनिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। अब आप इमेजिन करिए कि आपके पास आपके टेबल पर एक, मान लीजिए, एक मोबाइल फोन रखा है। मोबाइल फोन की जो शेप है वो रेक्टेंगल है, ठीक है। अब आप एक काम करिए, उस फोन के ऊपर उसी आइडेंटिकल शेप का फोन रख दीजिए, और उसके ऊपर बहुत सारे फोन रख दीजिए आइडेंटिकल शेप के। तो अब आपको एक फिगर दिखाई देगी, वो फिगर प्रिज्म है। समझ में आई बात? यस सर। मैं दोबारा बोलता हूं, एक फोन है, फोन की शेप सपोज करिए रेक्टेंगल है, ओके, और आप उस फोन के ऊपर और फोन रख रहे हैं उसी आइडेंटिकल शेप के, तो एक ऊंची सी फिगर बन जाएगी, एक एंटीना टाइप बन जाएगा। हाँ, क्यूबॉइड बन जाएगा। क्यूबॉइड नाम मत लीजिए अभी उसे, ठीक है। एक एंटीना टाइप जो शेप बनेगी, एक के ऊपर एक मोबाइल रख के, या फिर एक के ऊपर एक बुक, समझ लीजिए बुक रख दिया आपने, आइडेंटिकल होनी चाहिए बुक, आइडेंटिकल लेंथ और ब्रेड्थ में, ठीक है। तो जो शेप बनेगी वो प्रिज्म है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। ठीक है। अब एक काम करिए, मोबाइल को छोड़ दीजिए, बुक को भी छोड़ दीजिए। अब आप सपोज करिए कि आपके पास एक पेंटागन है, ठीक है। एक पेंटागन है इस तरीके से, अब ये पेंटागन है सपोज करिए आपके, ठीक है। आपके पास पेंटागन शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लीजिए पेंटागन शेप का आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, और आपके पास ऐसे पेंटागन शेप के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, आइडेंटिकल शेप है सभी पेंटागन्स की, और फिर से आपने वही काम करा, एक के ऊपर एक पेंटागन रख दिया, तो फिर से जो शेप मिली वो क्या हुई? वो प्रिज्म हुई। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब पेंटागन छोड़ दीजिए, अब आप हेक्सागन ले लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक हेक्सागन है, ऐसे करके,
राइट। अब फिर से आपके पास आइडेंटिकल हेक्सागन्स है, फिर से आपने हेक्सागन के ऊपर हेक्सागन के ऊपर हेक्सागन के ऊपर हेक्सागन रखते चले गए, फिर से एक शेप मिल गई एंटीना टाइप, ठीक है। फिर से वो क्या हो गया, एक प्रिज्म हो गया। प्रिज्म का आइडिया लगा, प्रिज्म क्या होता है? यस सर, यस सर, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। यस सर। ऐसे आप ट्राइंगल के साथ भी कर सकते हैं। आपने, आपके पास एक ट्राइंगल है, फिर से आपने ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल बना दिया, ये भी एक प्रिज्म हो गया। समझ में आया? यस सर। तो यस सर, जो ट्राइंगल से आपने प्रिज्म बनाया उसे आप बोलेंगे ट्राइएंगुलर प्रिज्म। जो आपने पेंटागन से प्रिज्म पेंटागोनल प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म। समझ में आया? यस सर, यस सर। से प्रिज्म बनाया, हेक्सागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म। समझ में आ गया? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, प्रिज्म बनाने के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है? सर एक बेस तरह के आइडेंटिकल शेप होनी चाहिए सर, 2 डायमेंशनल शेप। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है एक पॉलीगन, और उसी पॉलीगन के ऊपर वैसे ही पॉलीगन रखते चले जाएंगे तो आपको प्रिज्म मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? यस सर। और जिस पॉलीगन को आपने सबसे पहले रखा है, जो आपने सबसे नीचे रखा है, उसको हम बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? प्रिज्म का बेस। अगर आपने प्रिज्म के बेस को डिफाइन कर दिया, प्रिज्म के बेस को आपने एक बार डिसाइड कर लिया, तो आपको केवल प्रिज्म की हाइट डिसाइड करनी है। क्योंकि बेस अगर डिसाइड हो गया तो कितना ऊंचा प्रिज्म बनाना है उतना, वो बात आपने डिसाइड करनी है। केवल हाइट पता है, प्रिज्म का बेस पता है, तो पूरा प्रिज्म बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस सर, यस सर। ठीक है, अब मैं आपको प्रिज्म दिखाता हूं पहले, और फिर हम ये लेक्चर क्लोज करते हैं। हम प्रिज्म की और बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब मैं आपको प्रिज्म दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर, यस सर। यस अब मैं आप सर। लोगों के सामने एक प्रिज्म बनाने जा रहा हूं। बताओ प्रिज्म का बेस क्या बनाऊं? जल्दी बताओ, प्रिज्म का बेस ट्रायंगल। ट्रायंगल, सर ट्रायंगल। पहले मैं प्रिज्म का बेस ट्रायंगल बनाता हूं। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया बेस में, ये बन गया मेरा ट्रायंगल। और अब मैं इसकी हाइट को डिसाइड करूंगा, तो हाइट इतनी काफी है? यस सर। काफी है सर। यस सर, काफी है। चलिए, ये हाइट बन गई हमारी। तो अब आपको ये प्रिज्म दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। अब आपके सामने एक प्रिज्म और बनाता हूं। अब मुझे बताओ प्रिज्म का बेस क्या बनाऊं? सर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। पेंटागन बोला किसी ने मेरे से, तो मैं पेंटागन बना देता हूं। कोई जरूरी नहीं है कि रेगुलर पेंटागन ही बनाऊं, मैं जो है कैसा भी पेंटागन बना सकता हूं, उसकी साइड लेंथ कैसी भी हो सकती है। तो ये मेरा बन गया पेंटागन। ओके, अब हाइट बनाऊंगा। इतनी हाइट काफी है? यस सर। यस सर, काफी। ये तो हाइट फिक्स ही नहीं हो रही है। ओके, हो गई फिक्स। ठीक है, तो अब आपके सामने दो प्रिज्म हैं। एक प्रिज्म पेंटागोनल है और एक प्रिज्म है ट्रायंगुलर। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं जाने से पहले एक कंसेप्ट और बता रहा हूं, बस कुछ ही सेकंड बचे हैं, 6 बजे में। एक कंसेप्ट और बताता हूं। ये जो प्रिज्म मैंने बनाए हैं ना दोनों, ये जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसको देखो। इसकी जो हाइट है, जो एफ लेंथ दिख रही है, एफ लेंथ हाइट जो है इसकी, ये तुमको दिख रहा होगा कि जो नीचे जो ट्रायंगल बना हुआ है एबीसी, जिसे हम बेस बोलते हैं, ये उसके परपेंडिकुलर दिख रही है। बिल्कुल परपेंडिकुलर दिख रही है? यस सर। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। नहीं है। ऐसा होना जरूरी नहीं है। आइए हम इसकी हाइट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये देखिए, ये भी क्या है? प्रिज्म। अब जो AF है, वो AF क्या है? अब बेस के परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन ये तब भी प्रिज्म है। समझ में आ गया?
यस सर। सर। अब एक बात सुनिए ध्यान से, जब AF बेस के परपेंडिकुलर था तब उस प्रिज्म का एक स्पेशल नाम था, उसका नाम था राइट प्रिज्म। क्या नाम था? राइट प्रिज्म। तो जब भी प्रिज्म के साथ राइट वर्ड लगेगा, इसका मतलब यह है कि जो आपने प्रिज्म को हाइट दी है, मतलब जो प्रिज्म के जो पॉलीगन के ऊपर पॉलीगन रखा है, वो आपने परपेंडिकुलर रखा है, प्लेन के परपेंडिकुलर रखा है। ओके, जैसे कि पहले था। लेकिन अब जो बना हुआ है ये पहले जैसा नहीं है, तो ये एक राइट प्रिज्म नहीं है। समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। अब जो पहले वाला प्रिज्म था उसका पूरा नाम क्या हुआ? उसका पूरा नाम हुआ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म। राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म। राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म जो पहले बना हुआ था, पहले ये वाला मैं दिखाऊंगा दोबारा बना के। ये एक मिनट, ये बन गया। ये क्या है? ये एक राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ट्रायंगुलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका बेस ट्रायंगल है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो AF है वो बेस के परपेंडिकुलर है। समझ में आ गई बात? यस सर। अब बताइए, जो प्रिज्म दूसरा वाला प्रिज्म है, क्या ये राइट पेंटागोनल प्रिज्म कहलाएगा? यस सर। ये राइट पेंटागोनल प्रिज्म है। अगर मैं इसको P पॉइंट, जो इसके ऊपर पॉइंट P दिख रहा है ना, G के ऊपर पॉइंट P, ये वाला पॉइंट है, इसको थोड़ा चेंज करूंगा, ये मैंने चेंज कर दिया, तो अब ये पेंटागोनल प्रिज्म तो है, लेकिन राइट नहीं है। सही। तो प्रिज्म की ये छोटी सी कहानी हमने आज स्टार्ट करी है। इस कहानी को नेक्स्ट लेक्चर में और आगे पूरा सुनेंगे और आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। आज की क्लास बहुत अच्छी थी सर, मजा आ गया। अरे हाँ यार, आज तो मैथ्स के टीचर पूरी ज्योमेट्री पढ़ ली भाई साहब। ये वाले मैथ्स के सर थोड़े सही से लगे, मजा आ गया। और पता है डाउट भी बड़े सही तरीके